हेलो 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 दोस्तों, कैसी जा रही है आपकी बोर्ड एग्जाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर अच्छे ही जा रहे होंगे। अगर आपने आज ही अपना अंग्रेजी का पेपर दिया है तो अब सीधे भौतिकी का पेपर है 12 फरवरी को, और हमें बस 3 दिन की छुट्टी मिली है। 9, 10 और 11 फरवरी की छुट्टी मिली है। तो आज का पेपर देने के बाद मतलब कि 8 तारीख को भी आपको घर पे भौतिकी की पढ़ाई करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे छुट्टी में पढ़ेंगे, ऐसा करने से आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो आज ही से बिल्कुल पढ़ना चालू कर दो। भौतिकी का पेपर आपको कठिन भी लग सकता है, काफी सारा सिलेबस है कवर करने के लिए, है ना। तो बिना समय बर्बाद किए आज से पढ़ाई शुरू कर दो। और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कब क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके पास एक प्लान रहे, एक स्ट्रेटेजी रहे, और एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कवर करके आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाओ, है ना। तो चलो समय बर्बाद किए बिना हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि 8 फरवरी को यानी कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो विद्युत स्थिरता, विद्युत धारा और चुंबकत्व के प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा, इस तरह के जितने चैप्टर हैं, जो बड़े चैप्टर हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद रखने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में आप ये भूलो नहीं। और शुरुआत शुरुआत में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा, है ना। तो आज इनके सारे डेरिवेशन लिख कर देख लो, अच्छे से याद करके देख लो, है ना। फिर जितने अंतर होते हैं, जैसे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में जो अंतर होता है, आइंस्टाइन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है, इस तरह के अलग अलग चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप वो भी आज पढ़ सकते हो, ताकि वो सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से, वो आपसे बन जाए। तो अगर आप उन्हें पहले दिन पढ़ोगे तो आपको आखिरी दिन उन्हें रिवाइज करने का टाइम भी मिलेगा। आखिरी दिन आप कुछ बड़ा पढ़ने जाओगे तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले दिन में ये बड़े इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ लो पूरे, इनके डेरिवेशन अच्छे से याद कर लो और इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर बात करते हैं कि 9 और 10 फरवरी को, यानी कि अगले 2 दिन में आपको क्या करना है। अगले 2 दिन में जिन टॉपिक से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हमने पढ़ लिए, लेकिन वो टॉपिक जिसमें आपको डर लगता है कि यार मुझे पता नहीं आता है कि नहीं, थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार कोई प्रश्न आ जाएगा तो मुझसे बनेगा या नहीं, उन उन टॉपिक्स पे हम ध्यान देंगे। जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया, प्रकाशिकी हो गया, विकिरण और द्रव का द्वैत रूप हो गया। इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, जो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस फील होता है इनमें, आपको लगता हो कि यार मुझे थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, तो अगले 2 दिन में आप ऐसे चैप्टर्स पे ध्यान दो। इसके अलावा आप परमाणु और नाभिक जैसे आसान चैप्टर्स, जो कि छोटे भी हैं, जिनमें सिर्फ याद करके हमारा काम हो जाएगा, इन जैसे चैप्टर्स पे भी अपना टाइम दे सकते हो और इनके आंसरों को अच्छे से याद कर सकते हो, ताकि आप लिख पाओ। लेकिन सिर्फ 9 और 10 तारीख को ही आपको उन चीजों में अपना टाइम देना है जिसमें आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है। 11 तारीख यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो हम 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ चुके हैं और हम उनमें कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बस हमें लगता है कि यार मुझे एक बार और रिवाइज कर लेने की जरूरत है। तो नया कुछ भी लेकर नहीं बैठना है 11 तारीख को। एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी नया पढ़ने की मैं राय आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। तो रिवाइज करना है, हार्ड टॉपिक्स भी और वो टॉपिक्स जो आपको लगता है कि यार पता नहीं मुझसे बनेगा नहीं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। फिर अरिविहान के मॉक टेस्ट देकर देखो आप। एग्जाम के एक दिन पहले ये समझना कि एग्जाम वाले दिन कैसा फील होगा, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप एक मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे पता है आपने कई सारे प्रश्न हल करके देखे हैं, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप टेस्ट दे दोगे ना, तो आपकी काफी मदद हो जाएगी। अगले दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ, उससे फर्क पड़ता है। अलग अलग तरह के प्रश्न एक ही जगह पर आपको करने होंगे, टाइमर लगाकर करना होगा, और ये सारी चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में परेशान करती हैं। तो आपको एक बार मॉक टेस्ट देकर जरूर देखना चाहिए अरिविहान ऐप पर। और 11 फरवरी को आप क्या करोगे कि आपको जो लगता है कि हाँ मैं ये चीज कर, आप अपने हिसाब से कोई टॉपिक लेकर बैठ सकते हो, मुझे लगता है मुझे ये पढ़ लेना चाहिए। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नया लेकर नहीं बैठना है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, प्लीज मेरी बात मान लेना। क्योंकि एक दिन पहले अगर आप कुछ नया लेकर बैठोगे और आपसे नहीं बनेगा, तो जो चीजें आपको आती हैं उन चीजों पर भी फर्क पड़ेगा और आप स्ट्रेस लेने लग जाओगे, टेंशन लेने लग जाओगे। तो कुछ भी नया लेकर मत बैठना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एग्जाम हॉल में क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो अपना सारा सामान, पेंसिल, पेन, स्केल आदि, ये सारी चीजें आपको अपनी लेकर जानी है, ताकि दूसरे से बात ना करनी पड़े एग्जाम के दौरान, ठीक है। अगर आप दूसरों से बात करते हो तो इन्विजिलेटर को ऐसा लग सकता है कि आप चीटिंग कर रहे हो और वो आपके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकते हैं। तो भैया सावधानी बरतें, अपना सारा सामान खुद लेकर जाएं, किसी से बात ना करें, ठीक है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
कोई इसमें शैतानी नहीं चाहिए कि कैलकुलेटर लेकर जा रहे हैं, कि डिजिटल घड़ी लेकर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपके पास पकड़ा जाता है तो आपके खिलाफ चीटिंग का केस बनेगा और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो खास ध्यान रखना है कि जेब में मोबाइल तो नहीं रह गया है, कैलकुलेटर तो नहीं है, घड़ी में कैलकुलेटर तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये। और तीसरा कि अपनी जगह पर बैठने से पहले ये बात अच्छे से ध्यान में रखो कि आसपास कोई पर्चे नहीं पड़े होने चाहिए, पेपर के छोटे टुकड़े नहीं पड़े होने चाहिए, उन पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चिट पड़ी है, कोई पर्चा पड़ा है, तो आप अपने इन्विजिलेटर से बोलो कि मैम या सर आप इन्हें प्लीज हटा लो, ये मेरे नहीं है और मैं ये लेकर नहीं आया हूँ। ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी कि उत्तर लिखते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो उत्तर लिखते समय आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो शब्द सीमा है उसके अंदर ही आपको उत्तर लिखना है अपना, शब्द सीमा के बाहर नहीं लिखना है। क्योंकि दो कारण है इसके, शब्द सीमा के बाहर लिखने के भी नंबर कटते हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलेगी। तो जो कॉपी आपको मिली है आपको उसी में सारे उत्तर लिखने हैं, पूरा प्रश्न पत्र आपको उसी में हल करना है। तो जगह बर्बाद नहीं करनी है, शब्द सीमा के अंदर ही उत्तर लिखना है। उत्तर साफ सुथरा होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि इधर उधर की बातें नहीं करनी है उत्तर में। जिस चीज के बारे में पूछा गया है उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है उतनी ही लिखें, इधर उधर की बातें ना लिखें, गाने ना लिख कर आए क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो देखो ये बात तो तय है कि आपको सारे प्रश्न हल करने हैं, है ना। अगर 35 प्रश्न आए हैं तो 35 के 35 हल तो करने ही हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई प्रश्न छोड़ने की अनुमति है यहाँ पर, अगर आप छोड़ोगे तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो सारे प्रश्न हल करना जरूरी है और मेरी आपको ये राय है कि पहले वो प्रश्न हल कर लेना जो आपको पता है कि मुझसे बन ही जाएंगे, मुझे पक्का आता है ये करते, ताकि आपका समय कम बर्बाद हो और आप ज्यादा नंबर का पहले ही अटेम्प्ट कर पाओ। फिर उन प्रश्नों पे आना जो आपको लगता है कि यार शायद मुझसे बन जाए, शायद नहीं बने, आपको थोड़ा सा डाउट है या फिर आपको हल्के से कठिन लगते हैं, तो आप उनको आखिरी में करिएगा। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि जगह बहुत ज्यादा सोच समझ के यूज करनी है हमको आंसर कॉपी की, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। चित्र केवल पेंसिल से बनाएं और नामकरण जितना हो सके एक ही तरफ करें। अगर किसी भी तरह का चित्र बनाने को आता है या फिर किसी उत्तर में आपको लगता है कि मुझे कोई चित्र बनाने की आवश्यकता है, तो आपको उसे पेंसिल से ही बनाना है, पेन से मत बनाइएगा क्योंकि उसके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, आपको पेंसिल से ही चित्र बनाना है और अगर चित्र में आपको किसी चीज को नाम देना है या उसका नामकरण करना है तो आपको उसके एक ही तरफ करना होता है। अब चलो देख लेते हैं कि एक टॉपर की कॉपी किस तरह की दिखती है। अगर कोई अंतर लिखने को आता है तो अपनी कॉपी को इस तरह से दो भागों में बांट लें, एक तरफ एक के पॉइंट्स लिखें, दूसरी तरफ दूसरी चीज के पॉइंट्स लिखें, है ना। इस तरह से आपको अंतर लिखने होते हैं। ऐसी राइटिंग लिखनी होती है जो सबको समझ में आए, ऐसी राइटिंग नहीं लिखना है जो सिर्फ आपको समझ में आए। भैया कॉपी तो किसी और को चेक करनी है, तो सिर्फ हमें पढ़ के क्या फायदा। तो अपने अक्षर जो है वो एकदम साफ सुथरे रखना, अच्छे से जगह मेंटेन करके लिखना, दूर दूर लिखना और ऐसे लिखना कि सब पढ़ पाए उसे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चित्र बनाने के लिए प्रश्न आता है तो उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आप ऊपर लिख दीजिए, चित्र बना दीजिए, चित्र पेंसिल से बनाइए और इस तरह से आप अपने आंसर को अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं। और जितना सुंदर आपका आंसर दिखेगा चेक करने वाले के लिए भी उतना ही आसान होगा उसे समझ पाना और उसके अच्छे नंबर दे पाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है भौतिकी का पेपर देते टाइम। और इन 4 दिनों को 8, 9, 10 और 11 फरवरी को अच्छे से अपना समय यूज करना है भौतिकी का पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए। अगर आप पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो आप एग्जाम के पहले काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से पूरी नींद लेना बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है, आराम करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से सोते नहीं हैं तो आपकी एग्जाम में भी नींद लग सकती है और कई सारी और दिक्कतें भी हो सकती है, जैसे कि सर दुखना या चक्कर आना। तो प्लीज पूरी नींद लें एग्जाम के एक दिन पहले, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पूरा पूरा सिलेबस कवर किया है। अगर कोई चैप्टर आपको लगता है कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत है जल्दी से, तो आज और कल यानी कि 8 और 9 तारीख को ही उसको टाइम दे दें, उसके वन शॉट वीडियोस देखें ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन पहले ही हो जाए, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से ही होगी और आप अच्छे नंबर लेकर ही आओगे। तो मेरी और अरिविहान की टीम की तरफ से एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से भौतिकी का पेपर दो और फिर हम बाकी विषयों के बारे में बात करेंगे, बाकी विषयों का प्लान भी आपके लिए लेकर आएंगे कि आपको उनकी छुट्टियों में क्या करना है और कैसे करना है।